हेलो एवरीवन। आज प्रादर्शिक भूगोल के अंतर्गत जो प्रादर्शीकरण करने की विधि है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो मतलब कि फंक्शनल रीजन के बारे में है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो फॉर्मल रीजन है यानी कि जो औपचारिक प्रदेश है उसके निर्धारण की विधि हमने पढ़ लिया है। तो आइए आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो बात करते हैं फंक्शनल रीजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो फंक्शनल रीजन होता है उसको हम लोग पोलराइज रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये और इसकी हिंदी बात करते हैं तो कार्यात्मक रीजन के बारे में बात कार्यात्मक रीजन होता है। तो इसमें अगर मुख्य रूप से अगर रीजन की ये मेथड की बात करते हैं तो इसमें तीन मेथड का प्रयोग किया जाता है। पहला है इसमें फ्लो एनालिसिस मेथड, यानी कि जिसको प्रवाह विश्लेषण विधि बोलते हैं। दूसरा इसमें है जिसको ग्रेविटी एनालिसिस विधि बोलते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण विधि बोलते हैं। तीसरा जो इसमें मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीसिन पॉलीगन मेथड। तो आइए इसमें से पहला देखते हैं कि जो फ्लो एनालिसिस मेथड है वो किसे बोलते हैं। तो फ्लो एनालिसिस मेथड के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखिए, यह जो वर्तमान प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि जो फ्लो एनालिसिस मेथड होता है वो वर्तमान प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा अगर बात करते हैं इसमें तो जो परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, यात्री हो गया, अखबार हो गया इत्यादि, जो भी मतलब कि वस्तु होता है या सेवा होती हैं उसके अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह को यह दर्शाता है। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो यह केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, जो प्रवाह की तीव्रता होती है वो कम होती जाती है, और केंद्र की ओर जाने पर क्या होती है, प्रवाह की जो तीव्रता होती है वो बढ़ती जाती है। जिस बिंदु पर प्रवाह की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वो उस कार्यात्मक प्रदेश की क्या होती है, सीमा हो जाती है। इसके अंतर्गत देखिए, जो आगत यानी कि जो आने वाली चीज़ है, जो निर्गत यानी कि जो उससे बाहर जा रही है, तो आगत और निर्गत जो प्रवाह को होता है उसको दर्शाने के लिए तीर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसकी मदद से क्या होता है, एक मानचित्र बनाया जाता है जिसमें तीर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको कोर एक रीजन होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वस्तु या सेवा बन रही है तो ये क्या होता है, आसपास के जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये क्या होता है कि वहाँ पे जाता है। यानी क्या है कि यह करंट जो प्रवाह होता है, जो वर्तमान फ्लो होता है उसको दर्शा रहा है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अखबार प्रिंट हुआ तो जो आसपास के जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये वितरित होता है, यानी कि वहाँ पर इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। उसके से मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा मतलब कि क्षेत्र है, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री है जो कि मारुति कार बनाती है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं कंपनियां सब नहीं बनाती है, तो जो उसके आसपास या कहीं उसी क्षेत्र में छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं उसके पार्ट पुर्जा बनाती है। तो मान लीजिए कि जो आपको कार है वहाँ ये मेन जो हब है जहाँ पे असेंबल हो रहा है, लेकिन जो उसके पार्ट पुर्जे होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा यहाँ पे क्या है कारखाना फैक्ट्री लगा हुआ है जहाँ पे वो पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं, तो क्या होता है ये यहाँ बनने के बाद से इसको आपूर्ति करती है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें दोनों प्रकार के देखा जाता है। किसी एक क्षेत्र से जो वस्तु और सेवा होती है उसका बाहर जाना यानी कि निर्गम होना होता है, या हो सकता है कि जो बाहरी के जो छोटे छोटे फैक्ट्री या कोर क्षेत्र होता है वहाँ पर किसी अगर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आपूर्ति करता है। तो यानी कि ये दोनों होता है। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि यह आपको क्या है, एक मतलब कि शहर है यानी कि केंद्रीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे काम करने के लिए क्या होता है, लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से क्या होता है, लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। तो यानी कि इस क्षेत्र की जो लेबर की आपूर्ति होती है वो आसपास के क्षेत्रों से क्या होती है, आपूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पे मतलब कि मॉल वॉल है जहाँ पे क्या होता है, सामानें बिकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सामान होता है, तो यहाँ ये जो मॉल होता है या कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ के बना हुआ कोई उत्पाद होता है, इन जो क्षेत्र होता है, जो आसपास के जो क्षेत्र होता है वहाँ तक कहीं ना कहीं इसको वितरित किया जाता है। जैसा कि सबसे अच्छा ये उदाहरण है अखबार। क्योंकि अखबार का मान लीजिए इस क्षेत्र में अगर मतलब कि यहाँ पे मतलब कि प्रिंटिंग हो रही है या यहाँ से उसको मतलब क्या है पब्लिश किया जाता है, तो जो आसपास के जो क्षेत्र होता है वहाँ तक उसको मतलब प्रवाह देखा जाता है। तो यानी कि इसकी एक सीमा होती है कि जो ये कोर क्षेत्र है वहाँ से इसकी प्रवाह कितनी दूर तक किया जा सकता है या हो सकती है, जहाँ तक कि मतलब कि मैक्सिमम इस मतलब कि ये जो सेवाएं हैं दी जाती है वही उसकी सीमा होती है। यानी कि ये अगर यहाँ तक दी जाती है तो ये इसकी सीमा है। इसके आगे देखेंगे तो कोई दूसरा यहाँ पे कोर होगा जो इसको आपूर्ति करता होगा, यानी कि फिर यहाँ से कोई ऐसा दूसरा कोर होगा जो इसको आपूर्ति करता होगा। इसका बस यहीं तक निर्धारण किया जाता है। ऐसे भी होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कोर क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए लेबर की आवश्यकता है, या किसी और मतलब कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योगों से उनके पार्ट पुर्जे बनकर आते हैं, या कोई
अन्य प्रकार के जो होती हैं, तो इनकी भी एक सीमा है कि जो ये कोर है केवल यहीं तक इसको क्या होता है आपूर्ति कर सकते हैं, तभी वो बेनिफिशियर होगा। मान लीजिए कि अगर छोटा सा कोर कोई यहाँ से है तो ये इसको आपूर्ति नहीं कर सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। यानी कि अगर कोई भी एक पॉइंट होता है तो वहाँ से कितना बाहर जाएगा, यहाँ से मतलब कितना बाहर जाएगा उसकी भी एक सीमा होती है, और कहाँ से उसकी आपूर्ति अंदर तक आएगी उसकी भी एक सीमा होती है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो आगत और निर्गत होता है वो प्रवाह को दर्शाता है, जिसमें तीर के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे है। फिर इसमें कर रहा है कि जिस बिंदु पर प्रवाह की जो तीव्रता होती है न्यूनतम हो जाती है, यानी कि देखिए इसका बस यहीं तक प्रवाह है, तो जब न्यूनतम हो जाती है वहीं पर क्या होता है, जो फंक्शनल रीजन होता है या कार्यात्मक प्रदेश होता है उसकी सीमा हो जाती है, यानी कि इससे अलावा नहीं जा सकता है। या ऐसे कर सकती हैं कि अगर कोई चीज़ आपूर्ति होने वाला है तो केवल इन्हीं सब क्षेत्रों से हो सकता है, कोई अगर यहाँ हो रहा है तो यहाँ से आपूर्ति इसकी नहीं की जा सकती है। तो जो फ्लो एनालिसिस है उसमें क्या होता है, जो फ्लो एनालिसिस इसका क्या होता है, मुख्य केंद्र से मुख्य केंद्र और उसके आसपास के जो उपनगर होते हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे उपनगर वाले जो क्षेत्र हैं, नगरों के बीच में क्या होता है, प्रवाह को दिशा की तीव्रता के आधार पर क्या होता है इसको सीमांकन किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर आपूर्ति ज़्यादा तेज होती है तो ये माना जाएगा कि ये इसका क्या है, ये इसके प्रभाव क्षेत्र आती है, तो ये इसका क्या होता है तीव्रता के आधार पर सीमांकन करती है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि तेज़ी से अगर कोई भी सेवा है या वस्तु है उसकी आपूर्ति की जाती है तो यहाँ पे सीमा बन जाती है। अगर कोई यहाँ पे छोटा क्षेत्र है तो यहाँ जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो शायद हो सकता है कि इसकी आपूर्ति इधर से न करके कोई अगर छोटा सा अगर यहाँ पे कोई अर्बन नगरीय क्षेत्र है तो वो इसकी यहाँ से आपूर्ति करे तो यहाँ तक ये नहीं आएगा। तो यानी कि ये इसकी क्या होती है, जहाँ तक इसकी तीव्रता तेज है वहाँ इसकी क्या होती है सीमा निर्धारित हो जाती है। उसके बाद से जहाँ पर क्या होता है मुख्य केंद्र, यानी कि मुख्य केंद्र ये वाला जो क्षेत्र होता है, मुख्य केंद्र के जो प्रवाह क्या होता है न्यूनतम हो जाती है, वहाँ उस केंद्र के प्रवाह जो प्रभाव होता है उसकी परिधि को सीमांकित किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आते 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 कोई भी सेवा या वस्तु होती है उसकी जो प्रवाह होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में देखिए अगर यहाँ तक किसी भी वस्तु या सेवा का जो प्रवाह होता है न्यूनतम हो जाती है तो यहीं पर क्या होती है इसकी सीमा की निर्धारण की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी कोर एक रीजन हो जहाँ पे वस्तु और सेवाओं का मतलब आगमन या निगमन होता है, तो उसके जो प्रवाह की तीव्रता जहाँ कम हो जाती है वहीं पर उस प्रदेश का सीमांकन किया जाता है कि यह जो क्षेत्र है या प्रदेश है इसका इतना इतना ही इसका प्रभाव क्षेत्र है, यानी कि इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए ये एक रीजन होगा। अब बात करते हैं जो फ्लो एनालिसिस होता है तो इसमें किसके लिए बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई सूचना हो गई जैसे कि टेलीग्राम हो गया, समाचार पत्र हो गया या टेलीफोन कॉल हो गया। तो मान लीजिए कि अगर कोई एक नगरीकरण ये नगरीय क्षेत्र है तो आसपास के लोग यहाँ पे क्या है काम करने वाले हैं, तो टेलीफोनिंग देखेंगे कि इस क्षेत्रों से ज़्यादा इस क्षेत्र में टेलीफोनिंग कॉल्स होंगे। उससे उससे समाचार पत्र है, मान लीजिए यहाँ पर कोई अखबार अगर छप रहा है तो उसका वितरण देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र होता है वहीं पर ज़्यादा वितरण होता है, यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वितरण होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक क्षेत्र होगा वो इसकी आपूर्ति करेगा क्योंकि इसकी ज़्यादा सीमा दूर हो जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि यह क्या होता है माल या माल हो गया, चाहे यात्री हो गया या सड़क हो गया या रेलवे हो गया, यानी कि आर्थिक रूप से भी इसको बताती है कि अगर इन सब क्षेत्रों में क्या होता है आवागमन बहुत ज़्यादा होगा तो यात्री हैं तो उसका आवागमन ज़्यादा होगा, अगर कोई सामान की आपूर्ति करना है तो वो भी इस क्षेत्र में क्या होगा ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद से क्या होता है अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें खरीदारी या आवागमन हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो क्या है अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी है जो उनके आसपास नहीं मिलती है तो वो यहाँ पे आकर अपना क्या होता है सामान को खरीदते हैं। तो यानी क्या होता है इसमें ख़रीदारी करने के लिए सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए क्या है ये नगरी अगर नगरीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ कोई रहने वाले लोग शायद ही यहाँ पे पहुँचे क्योंकि उसके लिए दूरी बढ़ जा रही है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से न जाकर यहाँ कोई इधर अगर कोई क्षेत्र होगा वहाँ से अपनी आपूर्ति ये पूरा करेगा। उसके बाद से क्या होता है अगर सामाजिक रूप से बात करते हैं तो ये छात्रों या जो अस्पताल होते हैं उसके मरीज को प्रवाह के बारे में भी बताता है। जैसे मान लीजिए कि अब यही कोई क्षेत्र है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, अगर इस क्षेत्र में रहने वाले कोई लोग अगर बीमार होते हैं तो वो यहाँ पे तुरंत पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जाना आसान है, इनकी दूरी कम है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे है तो शायद यहाँ पे जाना उतनी आसान नहीं है, हमेशा ना जा सकता है। अगर उसको जाना होगा तो कहीं अगर यहाँ आसपास के अगर कोई केंद्र होगा तो वो यहाँ पे जाना पसंद करेगा, न कि यहाँ पे जाना पसंद करेगा। यानी क्या होता है ये भी कहीं ना इसको दर्शाता है। अब बात करते हैं अगर ये मान लीजिए कि कोई कोर एरिया है जिसकी आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति अगर इस क्षेत्र में हो रहा है तो जिस क्षेत्र में जी हाँ जिस सीमा तक इसकी आपूर्ति होती है
उसी को बोलते हैं स्फीयर ऑफ, ये क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। यानी कि जहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र होता है उसी को इसको, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे जो सीमा होती है जिसको प्रभाव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे वस्तु और सेवाओं को ज़्यादा क्या होता है, प्रवाह होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा प्रवाह होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब कि ये तो देखेंगे कि यहाँ जो फ्लो होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हमने कि उसकी तीव्रता क्या होती है, काफ़ी अधिक पाई जाती है। लेकिन इस परिधि पर आते 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 क्या होती है, जो इसके प्रवाह होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि इस क्षेत्र से केवल प्रवाह यहाँ तक ही संभव है। और ऐसे क्या होता है कि किसी भी एक मतलब कि क्षेत्र हो गया, कोई उद्योग हो गया, कोई नगर हो गया, उसके जब प्रवाह को दर्शाने के लिए तीर के माध्यम से जब उसका तीव्रता को देखते हैं और उसका सीमांकन करते हैं, यानी कि जो उसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, वही उस प्रदेश का क्या होता है, बाउंड्री होती है। इसमें जो अगला विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी एनालिसिस मेथड। अब ग्रेविटी एनालिसिस मेथड क्या है, तो देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण जो विधि होती हैं, यह जो न्यूटन का जो सिद्धांत था उस पर ही आधारित है। न्यूटन का सिद्धांत क्या बोलता है, न्यूटन का सिद्धांत ये है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, और ये यहाँ पे क्या हो गई, चंद्रमा हो गई। तो इसमें न्यूटन का कहने का मतलब यह था कि जो जितना बड़ा मतलब कि बॉडी होता है, माने में सूर्य क्या है, सबसे बड़ा इस क्षेत्र में क्या है, एक मतलब कि बड़ा स्टार है, तो जो जितना बड़ा होता है उसकी आकर्षण क्षमता क्या होती है, उतना ही ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र में आती है, इसका आकर्षण ज़्यादा है, क्योंकि इसके अपेक्षा ये बड़ी है। यानी कहने का मतलब बस ये होता है कि जो जितना बड़ा मतलब कि बॉडी होता है उसका जो आकर्षण क्षमता होती है ज़्यादा होती है, यानी कि वो अपने आपको ज़्यादा आकर्षित करती है। वहीं अगर बात करते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, छोटा है, लेकिन क्या है, पृथ्वी के कंपेयर में ये छोटा है, पृथ्वी इससे बड़ा है। तो अब क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के चक्कर नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से नज़दीक पड़ता है पृथ्वी, और ये इसके अपेक्षा में क्या होता है, कुछ बड़ी होती है, तो ये इसके आकर्षण में आकर इसका चक्कर लगाने लगता है, न कि सूर्य का चक्कर लगाता है। सीधा सा मतलब कि न्यूटन का लॉ का मतलब होता है कि जो जितना बॉडी बड़ा होता है उसका आकर्षण क्षमता जितना ज़्यादा होता है, और वो अपने क्षेत्रों पर ज़्यादा मतलब क्या होता है, चीज़ों को आकर्षित करती है। अब इसको क्या है कि ज्योग्राफी में या ये ग्रेविटी एनालिसिस मेथड में लागू करने की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ऐसा मतलब कि नगरीय क्षेत्र है, और ये कि ये नगरीय क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको लखनऊ क्षेत्र है, और ये आपको मान लो कि गोरखपुर क्षेत्र है। तो लखनऊ क्षेत्र जाहिर सी बात है कि बड़ा है, तो यानी कि अगर इस क्षेत्र में कोई लोग रहने वाले जो लोग हैं, तो क्या है कि इसका अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाना इधर ज़्यादा पसंद करे, क्योंकि जो लखनऊ शहर है वो गोरखपुर से बड़ा शहर है, वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, वहाँ एजुकेशनल हब है, वहाँ पे देखेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छे रोड मिलेंगे, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा पॉलिटिशियंस रहते हैं, यानी कि हर प्रकार के जो सुविधाएं है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो लोगों का जब प्लान देखेंगे या लोगों का आकर्षण देखेंगे, इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू गोरखपुर, क्योंकि जो आसपास का जो छोटे से सीमित वाला जो एरिया है वही लोग यहाँ पे जाएंगे। बाकी जो लोग होते हैं जो थोड़ा सा दूरी भी होगा वो इस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। इसमें बस ये बताया जा सकता है कि जब दो क्षेत्र की बात करते हैं, दो क्षेत्र ऐसे ही है जहाँ की जनसंख्या मतलब विषम होती है, तो उनका मतलब कि झुकाव या उनका आकर्षण किसके तरफ होगा, तो इसको मतलब दर्शाने या इसको बताने के लिए जो ग्रेविटी एनालिसिस मेथड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये क्या है, यह जो सिद्धांत होता है न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है, जैसे कि बताया। तो इसका संबंध क्या होता है, अगर इसके संबंध की बात करते हैं तो यह वास्तविक जो प्रवाह होता है, यानी कि एक्चुअल जो फ्लो होता है उसके वजह किसके बारे में बताता है, उसके बीच में जो संभावित जो क्षमता होता है या पोटेंशियल जो फ्लो होता है उसको बताता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो आपको फ्लो एनालिसिस होता है, जो एक्चुअल फ्लो होता है दो क्षेत्रों के बीच में उसको बताता है, लेकिन जो ग्रेविटी एनालिसिस होता है ये एक्चुअल फ्लो को न बताकर संभावित जो फ्लो होता है उसके बारे में बताता है कि मैंने भविष्य में अगर दो ये क्षेत्र है तो भविष्य में किन क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब कि माइग्रेशन होगा या आकर्षण होगा, या लोगों का प्लान किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, इसके बारे में बात करता है। यानी कि यह भविष्य में जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ उस सिटी के हो रहा है उसके आधार पर बताता है कि इस क्षेत्र में कितने लोग आने वाले हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी अगर नगरीय क्षेत्र होता है तो उसके जो नियोजन किया जाता है कि मतलब कि कितनी हाउसिंग बनेगी, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कैसे बनाई जाएगी। इससे ये देखा जाता है कि जो शहर जितना बड़ा होगा, जहाँ सुविधाएँ ज़्यादा होगी, वहाँ पर लोगों का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। जो अगर लोगों
लोगों का माइग्रेशन होता है तो वहाँ पे उनके रहने खाने पीने हर एक व्यवस्था करनी होती है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो नगर का निर्धारण करते हैं या नगरीकरण करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो विधि है यह जो विधि है आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र से केंद्रों द्वारा जो प्रवाह होता है, यानी कि जो माल हो गया, ये सेवा हो गया, लोग का हो गया, उसके आकर्षण की संभावनाओं को संभावनाओं पर क्या होती है, आधारित होती है। जो ग्रेविटी एनालिसिस मेथड होता है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो दो केंद्र होता है उसके बीच के अंतर क्रिया को केंद्र के जो द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक रीजन यम हो गया, यम1 हो गया, अगर ये कोई रीजन हो गया m2 हो गया, तो ये बस बताता है कि जो दो केंद्र है उसके बीच की जो अंतर क्रिया होती है उसके द्रव्यमान जो होता है उसके समानुपाती होता है। द्रव्यमान से मतलब ये है कि अगर यह बड़ा क्षेत्र है यह छोटा क्षेत्र है तो इसका आकर्षण क्षमता ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। तो समानुपाती मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे कि m1 इंटू होगा m1 इंटू m2, मतलब क्या होगा, ये आपको समानुपाती देखने को मिलता है। उसके बाद से अगर बात करते हैं उनके क्या है, केंद्र के बीच की दूरी के, तो जो केंद्र के बीच की दूरी है उस वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो दो मासेज होती हैं यानी कि दो जो सिटी होती हैं उन दोनों के बीच जो संबंध होता है, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो तो समानुपाती होता है, लेकिन उनके जो बीच की दूरी होती है उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या होता है कि उसमें उल्टा संबंध होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई रीजन ए अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रीजन ए भी घटेगा। यानी कि एक जब बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है कि यानी कि उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। अब समानुपाती के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि क्या होगा, जो जनसंख्या होगा उन दो, अगर दो क्षेत्रों के बीच में जनसंख्या है तो उसमें समानुपाती होगा। रोजगार हो गया, आय हो गया, व्यय हो गया, खुदरा व्यापार हो गया, इसके बीच में जब देखेंगे यानी कि क्या होगा, दो दरमियान, अगर दरमियान में मान लीजिए जनसंख्या है, रोजगार है, आय है, व्यय है या खुदरा व्यापार है, तो इसमें देखेंगे समानुपाती पाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं दो केंद्रों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि वो दूरी हमारी मील हो गया, समय हो गया, या उसके बीच का जो अवसर होता है उसमें इनवर्स इसका संबंध होता है। यानी कि जो दो भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, दो भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य होने वाला जो आदान प्रदान है, इंटरेक्शन है, उसमें क्या होता है, उनकी जो जनसंख्या होती है उसके तो समानुपाती होती हैं, लेकिन जो उसके बीच की दूरी होता है उसके वर्ग क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें बात करते हैं कि वो दो कौन कौन से मतलब कि चीज़ें हो सकती हैं। तो मास ले लीजिए, मास मतलब कि मान लीजिए वो जनसंख्या है या रोजगार है या आय होती है, तो क्या होता है, इसके समानुपाती देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं डिस्टेंस में, जैसे सड़क हो गया, चाहे एयरलाइंस हो गई या दूरी मान लीजिए, उसमें क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसके लिए क्या है कि फ्लो एनालिसिस मेथड में एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है, दो केंद्र है मान लीजिए आई और जे, और उसके मध्य अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो जैसे मान लीजिए कि यह एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलेंगे m1, दूसरा एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं m2, और ये जो क्षेत्र होता है आई क्षेत्र है और ये आपको जे क्षेत्र है। आई क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम m1 से दर्शाते हैं, जो जे क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों को हम m2 से दर्शाते हैं, यानी कि यह इसको जनसंख्या को दर्शाता है। और इन दोनों के बीच क्या है, दूरी है, यानी कि डी आई जे क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इससे एक फार्मूला बनता है जी आई जे के, फिर से आप ब्रैकेट में करेंगे यहाँ पे तो एम आई इंटू एम जे अपान डी आई जे स्क्वायर, यानी कि यह एक फार्मूला बनता है जो ग्रेविटी एनालिसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने जी का प्रयोग किया है तो जी का क्या मतलब होता है, तो जी क्या है, जो कस्बा होता है वहाँ पे आई और जे दो केंद्रों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको उसके बारे में बताता है। अगर ये इसमें एम आई और एम जे की बात करते हैं तो यह आपको दो केंद्र है जो उसके द्रव्यमान यानी कि यहाँ के जनसंख्या के बारे में बात करता है। अगर डी आई और जे की बात करते हैं तो उन केंद्रों के बीच की दूरी के बारे में बताता है। के यहाँ पे हमारा क्या है, स्थिरांक है यानी कि नियतांक है जिसको हम प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूला के माध्यम से क्या होता है, इसको बताने की कोशिश किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र का जो फंक्शनल रीजन होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है।
अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो ग्रेविटी एनालिसिस मेथड होता है, अगर इसमें ज्योग्राफी में प्रयोग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप देखिए, जो रेले महोदय थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो जो रिले का जो रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल होता है, उसमें उन्होंने उन्होंने ये ग्रेविटी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। रिले महोदय के बारे में बात करते हैं तो रिले महोदय ने 1931 में अपना ये मॉडल विकसित किए, जिसको रिले लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। यह जो नियम है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, उसी के समान है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो बड़े खुदरा केंद्र होता है, उसका आकर्षण क्या होता है, उसके आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो जितना बड़ा क्षेत्र होगा, वो ज़्यादा क्या होगा, आकर्षित करेगा। यानी कि जो जितना बड़ा मतलब कि केंद्र होगा, यानी कि जो मार्केट एरिया होगा, उसका आकर्षण क्षमता भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। यह क्या होता है, जो ग्राहक बड़े और अधिक आकर्षण खुदरा वाले जो केंद्र होता है, उसकी ओर अधिक दूरी तय करने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, जैसे कि अगर कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अगर सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, तो यहाँ से लोग प्लान करने के लिए या जाने के लिए, या वहाँ पे जो भी मतलब कि वस्तु और सेवा है, उसको उपयोग करने के लिए इच्छुक होते हैं। यानी कि सरल शब्दों में अगर बात करते हैं, तो जो बड़ी दुकानें या बाजार होते हैं, बाजार होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ग्राहकों को दूर से भी क्या होता है, अपनी ओर खींच लाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ की आवश्यकता है या कुछ लेना है, तो अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिलता है, तो आप जो अपने आसपास के जो नगरीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे जाना प्रीफर करेंगे। अगर वहाँ नहीं मिलता है, तो अगर उसके बड़े शहर में अगर आपको लगता है कि वो चीज़ मिल सकता है, तो आप वहाँ जाना प्रीफर करेंगे। तो क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं, उनको दूर से अपनी तरफ खींचने की क्या होती है, उनके अंदर क्षमता होती है। यानी कि लोग वहाँ पे आते हैं, अपने जो सुविधा होती है, सेवा होती है, उसको लेने के लिए। अब जो रिले का मॉडल है, उसमें अगर मुख्य बात के बारे में बात करते हैं, तो क्या है, जो खुदरा का केंद्र का आकार जो होता है, ग्राहक द्वारा तय की गई दूरी, उसके चुनाव के प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक के रूप में देखा जाता है। यानी कि अ, जो ग्राहक होता है, उसके अगर मुख्य कारक के बारे में बात करते हैं, तो जो खुदरा केंद्र का आकार है, क्या मैं यानी कि कौन सा वो जो मार्केट एरिया है कितना बड़ा होता है, वो ग्राहक द्वारा तय की गई जो दूरी होता है, उसके क्या होता है, आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर मतलब कि दूर से भी कोई ग्राहक अगर आने के लिए किसी क्षेत्र में तैयार है, तो फिर उसका क्या होगा, आकर्षक क्षमता उतना ही ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, जो बड़े बाजार होता है, जैसे कि बड़े माल हो गया, छोटे बाजार की तुलना में क्या होता है, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। यानी कि जो बड़े शहर होता है, वहाँ पे लोगों का आकर्षण होता है, या लोगों को आवागमन होता है, वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू आसपास के जो छोटे मतलब कि नगरीय क्षेत्र होता है, या ऐसे कह लीजिए कि जो बाजार क्षेत्र होता है, वहाँ पे। उसमें कहता है कि यह जो नियम होता है, दो बाजारों के बीच यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट को निर्धारित करता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक रीजन हो गया, ये कोई मतलब कि रीजन कह लीजिए, या कोई शहरी क्षेत्र हो गया, कोई एक बड़ा सा मतलब कि शहरी क्षेत्र हो गया। एक मिनट, ये मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र हो गया या शहरी क्षेत्र हो गया, कोई एक मतलब कि दूसरा यहाँ पे क्या है, शहरी क्षेत्र हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट डालते हैं, कि यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यानी कहने का मतलब क्या है, ये आधे से अधिक देखेंगे। या ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेकिंग पॉइंट डालते हैं कि अगर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इस शहर में न जाकर यहाँ पर जाना अगर मतलब पसंद करते हैं, यहाँ के जो सेवाएं और सुविधाएं होती हैं उसको मतलब कि लेना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा। यानी कि यह जितना मतलब कि बड़ा होगा, आकार होगा, तो उसका आकर्षण क्षमता उतना ही ज़्यादा होगी। यानी कि ये छोटा शहर है, इसके नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो सुविधाओं यहाँ के लोगों को लिए चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसलिए जो उनकी आकर्षक क्षमता है, वो ये जो बड़े वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो नियम होता है, ये दो बाज़ारों के बीच के ब्रेकिंग पॉइंट को निर्धारित करता है। यानी कि बाज़ार ये एक था, बाज़ार टू था, लेकिन क्या होगा, यहाँ से भी लोग यहाँ पे क्या है, सेवाओं को या सुविधाओं को वहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट निर्धारित करता है। जहाँ पे क्या होता है, ग्राहक दोनों में से किसी एक बाज़ार में जाने के लिए क्या होता है, समान रूप से इच्छुक होता है। यानी कि यहाँ पे है, तो उसको ये है कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ ना जाकर वो यहाँ पे जाता है।
अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो जो रेले का जो मॉडल होता है, ये देखिए आपको जो रिटेल होता है यानी कि खुदरा स्थान का विश्लेषण करने के लिए या मार्केट एरिया एनालिसिस करने के लिए, जो अर्बन प्लानिंग होती है उसमें मतलब क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जो उपभोक्ता के व्यवहार होता है उसमें उसको समझने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नगरीकरण है, वहाँ पे अगर कोई भी मतलब कि सेवा सुविधाएं या वस्तु से सेवाएं वहाँ पे अगर मिल रही है तो वो कितना फ्लोरिश कर सकती है, ये इस बात पर निर्भर होगा कि वहाँ पे कितने किन किन क्षेत्रों से या कितने दूरी से लोग वहाँ पे आने वाले हैं। अगर वहाँ पे क्या होगा, लोगों का आकर्षण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र में कोई भी अगर मतलब कि सेवा है या वस्तु है तो उसका देखेंगे काफ़ी मतलब कि डिमांड रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं थीसियन पॉलीगन मेथड। तो थीसियन पॉलीगन मेथड की बात करते हैं तो यह अमेरिका के क्या होता है, एक मौसम जो ब्यूरो होता है वो वर्षा के क्षेत्रों को सामान्यीकरण करने या निर्धारित करने के लिए इस पद्धति का क्या होता है विकसित किया था। जिसमें क्या होता है कि जिस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक क्षेत्र होता है तो इस क्षेत्र में कितना वर्षा होती है, इस क्षेत्र में कितना वर्षा होती है, यहाँ पे कितनी होती है, तो इसके निर्धारण करके क्या होता है कि इसमें इसको रीजन में बांटा जाता है। इसके लिए ये जो थेसी पॉलीगन है इसको मतलब विकसित किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा कि इसको मतलब कि जो क्षेत्रीय भूगोल होता है उसमें क्या होता है, जो कार्यात्मक प्रदेश होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। जिसके आधार पर क्या हुआ कि जो रीजन होता है उसको निर्धारित किया जाने लगा कि उसकी सीमा कहाँ तक जा सकती है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी केंद्र से उसके जो समीपवर्ती वाला जो केंद्र होता है उसको जोड़ने वाली क्या होती है, एक रेखा खींची जाती है। जो केंद्र होता है, केंद्र को जोड़ने वाले उन रेखाओं के मध्य में क्या होता है, मध्य बिंदु ज्ञात की जाती है। फिर क्या होता है, मध्य बिंदु पर उस रेखा पर लंबवत रेखा खींची जाती है। और इसी क्रम में क्या होता है, जो सभी रेखाएं होती हैं उसको लंबवत रूप से खींची जाती है, लंबवत रूप से खींची जाती है। लंबवत रूप से जो रेखा खींची जाती है उसको मिलाने वाले क्या होता है, बहुभुज की संरचना करते किया जाता है। जिससे क्या होता है, क्षेत्र का निर्धारण होता है। अब जैसे ये इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मेरा रीजन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपको रीजन ए हो गया, ये आपका रीजन बी हो गया और रीजन ये मान लीजिए सी होगा। तो पहले क्या होगा कि इसको आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है। मिलाने के बाद से क्या होगा, इन दोनों के मध्य बिंदु ज्ञात की जाएगी। मध्य बिंदु मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु ये होगा, इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु ये होगा और इन दोनों के बीच में मेरा मध्य बिंदु ये होगा। अब क्या होगा कि इसको आप लंबवत रूप से क्या करेंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे। मान लीजिए कि ये वाला है तो इसको ऐसे आप लंबवत खींचेंगे, जो ये वाला है तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको लंबवत ऐसे खींचेंगे। ये इसको मान लीजिए आपको इसको ऐसे लंबवत खींचेंगे, ठीक है। जो तीसरा है आप इसको भी क्या करेंगे, आप लंबवत रूप से इसको भी खींचने के, ये भी इसको ऐसे क्या करेंगे, लंबवत रूप से खींचेंगे। जब लंबवत रूप से खींचेंगे तो इसमें क्या है कि निर्धारित किया जाएगा कि जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रीजन ये कहलाएगा। जो ये यहाँ पे एक मिनट, ये वाला जो है इसको हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि हमारा बी, ये आपको सी रीजन मिलेगा और जो ये वाला रीजन है इसको हमारा ए मिलेगा। अब जैसे इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, बस यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ। अब देखिए ये वाला अगर जो बन कर आ रहा है इसमें क्या होता है, तीनों जो क्षेत्र होते हैं उसके निर्धारण यहाँ पे हुए हैं। कि मतलब ये वाला देखिए ये आपका बी होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको ए होगा और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको सी होगा। तो यानी कि इस तरह से क्या होता है, इसमें जो क्षेत्र होता है उसका निर्धारण करके बताया जाता है कि अगर उस क्षेत्र में कोई भी सेवा हो गया या कोई भी वस्तु होता है या कोई भी नगरीय क्षेत्र होता है तो वहाँ उसकी आपूर्ति कहाँ तक की जा सकती है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, दो मतलब कि नगरीय क्षेत्र है। तो दो नगरीय क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच को लाइन को मिलाएंगे। अब ये देखना है कि जो दो नगरीय क्षेत्र है तो इन दोनों का मतलब कि जो इन्फ्लुएंस एरिया है, जो प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ तक जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे हम लोग फ्लो एनालिसिस में पढ़ रहे थे तो फ्लो एनालिसिस में क्या था कि फ्लो एनालिसिस में आप ये पढ़ रहे थे कि जो उसका प्रभाव क्षेत्र होगा क्या होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये वाला जो क्षेत्र होता है वो इस कहाँ तक मतलब कि वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करेगा, ये जो क्षेत्र है उसका कहाँ तक जाएगा। क्योंकि ये अगर एक दूसरे में अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या है कि अगर यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ की भी सुविधा ले रहे हैं
और यहाँ यहाँ की भी सुविधा ले रहे हैं और यहाँ की सुविधा ले रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो आर्थिक गतिविधि के लिए होता है, जो आर्थिक मॉडल होता है, उसके लिए सही नहीं हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं के लिए जो मतलब कि बाउंड्री होती है उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसी के संदर्भ में मान लीजिए कि ये कोई एक रीजन हो गया, कोई एक, और ये दूसरा रीजन हो गया। तो अगर ये देखना है कि इसको कैसे मतलब कैसे डिवाइड किया जाए ताकि दोनों क्षेत्र को मतलब क्या है आपस में ओवरलैप ना करे। तो मान लीजिए इसको क्या होता है, ऐसे एक लाइन से मिलाया जाता है, और उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको यहाँ पे क्या होता है कि लंबवत काटा जाता है। और लंबवत काटने के बाद से देखिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र होगा ये आपको रीजन ए कहलाएगा। यानी कि जो रीजन ए वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ के सुविधाओं का ही केवल उपयोग करेंगे। जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम रीजन बी बोलेंगे। यानी कि पूरे इस रीजन बी में रहने वाले जो लोग होते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा को उनको मतलब उपयोग करना है तो वो केवल इसी क्षेत्र में आप क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। यानी कि इससे निर्धारित किया जाता है कि रीजन ए और रीजन बी का सीमा कहाँ तक है। तो यही होता है प्रदेश को निर्धारित करने के लिए थेसी पोलगन मेथड। ये आपको हो गया कि मतलब कि जिसमें अगर मान लीजिए कि दो अगर नगरीकृत क्षेत्र होता है तो उसका निर्धारण कैसे, उसकी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर तीन क्षेत्र हो गया, मान लीजिए कि ये आपको आपको मान लीजिए कि ये तीन नोड हो गया, तो इसमें कैसे मतलब कि उसकी सीमा को निर्धारित किया जाता है या किया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए को आप बी से मिला दीजिए, उसके बाद से जो बी है उसको सी से मिलाइए, और ए है उसको क्या बोले, ए को फिर सी से मिला दीजिए। और फिर उसके बाद से इसका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट देखिए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट मेरा यहाँ होगा, और इन दोनों के बीच का ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ होगा, और इसके बीच में ब्रेकिंग पॉइंट मेरा यहाँ होगा। अब इस पर लंबवत एक लाइन डालिए, यानी कि इसके लिए लंबवत लाइन यहाँ से करते हुए यहाँ से ऐसे जाएगी। अगर लंबवत लाइन के बारे में बात करते हैं, दूसरी हमारी जो लंबवत लाइन है वो यहाँ पर ऐसे काटेगी। अगर तीसरी लंबवत लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसे काटेगी। उसके बाद से जब हमारा तीन का निर्माण हो गया तब इसमें देखते हैं कि रीजन ओ ए और बी और सी कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ से अगर ऐसे बात करते हैं तो देखिए एक प्रदेश का ऐसे निर्माण होता है, दूसरा प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ये आपको ऐसे निर्माण होता है। तो अब देखिए, अब अगर आप इसको मिटा देते हैं तो देखिए ये हमारा प्रदेश का निर्धारण हो गया। यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र होगा आपको, ये वाला जो पूरा क्षेत्र होगा इसको हम ए रीजन बोलेंगे। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया इसको हम रीजन ए बोलेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम रीजन बी बोलेंगे, और जो ये वाला रीजन है इसको हम रीजन सी के नाम से जानेंगे। और इसकी जो वस्तु और सेवाओं का योगदान है केवल इसी रीजन के अंतर्गत ही रहेगा। इस तरह से क्या होता है, जो प्रदेश होता है उसका निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, 5 नॉड है, तब क्या है, इसको आपस में ऐसे मिलाइए। उसके बाद से मिलाने के बाद से क्या करना है, इसमें आपको ब्रेकिंग पॉइंट देना है। यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि ए और बी के बीच में यहाँ होगा। आप ए और डी की बात करते हैं तो उसका यहाँ पे लगभग होगा, और बी और सी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे होगा, और ये सी और ई के बारे में बात करेंगे तो लगभग यहाँ होगा, और डी और ई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा। अब इसके बाद से क्या करिए, इस पर फिर से लंबवत एक लाइन डालिए। तो इसके लिए देखिए ऐसे एक लाइन, आप एक ऐसे लाइन को ड्रा करेंगे, फिर इसके लिए एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से एक लाइन का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से क्या है, जो बाकी का जो क्षेत्र होता है आप उसको मिटा दीजिए, तो हमारा जो क्षेत्र हो गया वो बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसको यहाँ से इसको ऐसे ऐसे किया जा सकता है,
ये है, इसको यहाँ से ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। अब ये देखिए हमारा मैप बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसको मान लीजिए, इसको रीजन सी बोलेंगे। मान लीजिए ये जो रीजन हमारा क्या हो गया, ई हो गया। ये हमारा रीजन डी हो गया। ये मान लीजिए हमारा रीजन ए हो गया। और जो ये हमारा रीजन क्या है, बी हो गया। यानी कि इस तरफ से इस क्या होता है, जो थीसी पॉलीगन मेथड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आज हम लोग जो फंक्शनल रीजन है उसको निर्धारित करने के लिए जो उसकी विधि होती है, जिसमें फ्लो एनालिसिस मेथड हो गया, ग्रेविटेशनल एनालिसिस मेथड हो गया, या थीसन पॉलीगन वाला मेथड हो गया, उसका प्रयोग किए हैं। तो आज की वीडियो में ये आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।